हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग लीवर के फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ फंक्शंस के बाकी थे, कुछ फंक्शन हमने पढ़ लिए थे। आइए जो फंक्शन बाकी थे उस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन बचे हुए फंक्शन पर चर्चा करने से पहले, उससे बात करने से पहले पीछे के फंक्शन को एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। द फंक्शन ऑफ लीवर, हम यही पढ़ रहे थे, फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शन को हम पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था लीवर के फंक्शन में कि पहला जो फंक्शन था लीवर का, पहली बात तो ये कि जो लीवर है उसका वेट जो है एक एडल्ट पर्सन में लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है, 1/2 kg। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी की लीवर। फंक्शन जब पढ़ रहे थे तो हमने पहला फंक्शन पढ़ा था इसका ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, conversion of glucose into glycogen is called glycogenesis. This is the first function of glucose. Liver. Second function, glycogenolysis. Conversion of glucose into glycogen is called glycogenesis. Glycogenolysis क्या होता है? ग्लाइकोजन का वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। बात समझ में आई? The process of glycogenesis takes place in the presence of hormones which is called insulin, and the process of glycogenolysis takes place in the presence of hormones which is called glucagon, and both hormones are secreted by pancreas. Their pancreas एक ऐसा ऑर्गन है जो कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड था, यानी पैंक्रियाज एंजाइम भी बना रहा था और हार्मोन्स बना रहा था। तो हम बात कर रहे थे फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में। तो लीवर के 2 मेन फंक्शन, पहले ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसके अलावा इसका जो तीसरा फंक्शन था सिंथेसिस ऑफ यूरिया। यूरिया का जो सिंथेसिस है आपकी बॉडी में वो कौन करता है? लीवर करता है। और वो यूरिया जो है यूरिन के रास्ते बॉडी से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। इसकी प्रोसेस को हम लोग पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन पर, फंक्शन 4, सिक्रीशन ऑफ बाइल, फॉर्मेशन ऑफ बाइल। लीवर जो है बाइल का फॉर्मेशन भी करता है, बाइल। और ये जो बाइल बना ये जा करके लीवर से अटैच जो गाल ब्लैडर था उसमें जा करके स्टोर हो जाता है। और जब फूड आपके स्टमक से हो करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये बाइल आपके स्टमक से गाल ब्लैडर से निकल करके आपके इंटेस्टाइन में गिरना शुरू हो जाता है, जिससे इंटेस्टाइन का मीडियम क्या होता है? अल्कलाइन होता है। तो बाइल में क्या क्या है? बाइल में बहुत सारा साल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बहुत सारे साल्ट मौजूद हैं। उसके साथ साथ उसमें एक पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड बिलिरुबिन। बिलिरुबिन पिगमेंट, येलो पिगमेंट बिलिरुबिन present in bile। तो बाइल के अंदर एक पीले रंग का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं बिलिरुबिन, वो भी मौजूद होता है। तो ये बिलिरुबिन बना कैसे? जरा ध्यान से देखिए। ये मैच्योर आरबीसी, जो ओल्ड आरबीसी है, ओल्ड आरबीसी को जो लीवर की कुप्फर सेल, ये कुप्फर सेल, जो कुप्फर सेल होती हैं वो जो ओल्ड आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, उसको नष्ट करती हैं। तो आरबीसी कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन,
कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जब आपकी लीवर की कुप्फर सेल आरबीसी को नष्ट करेंगी तो उसका हीमोग्लोबिन क्या होगा, अलग हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हीम एंड ग्लोबिन। हीम इज द पार्ट ऑफ आयरन एंड ग्लोबिन इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन। हीम जो यूज होने लायक है वो तो बॉडी में यूज हो जाएगा, और जो हीम बॉडी में यूज होने लायक नहीं है वो जो हीम है वो कन्वर्ट हो जाएगा येलो रंग के सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड बिलिरुबिन। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे बन रहा है बिलिरुबिन, जरा ध्यान से देखिए। जो ओल्ड आरबीसी है, जो पुरानी हो चुकी है आरबीसी, उस आरबीसी को लीवर की जो कुप्फर सेल है वो डिस्ट्रॉय करती है। जब लीवर की कुप्फर सेल उसको डिस्ट्रॉय करेगी तो उसका हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हीम एंड सेकंड इज कॉल्ड ग्लोबिन। हीम इज द पार्ट ऑफ द आयरन। तो जो हीम यूज होने लायक है बॉडी में वो तो यूज हो जाएगा, और जो हीम यूज होने लायक नहीं है वो किस में चेंज जाएगा, बिलिरुबिन में। बात समझ में आ रही है? अब ये बिलिरुबिन किस कलर का सब्सटेंस है, येलो रंग का, येलो कलर का सब्सटेंस है। ये बिलिरुबिन एक फालतू सब्सटेंस है, वेस्ट सब्सटेंस है, जिसको बॉडी से बाहर निकलना है। अब ये बिलिरुबिन कहाँ पर आपके ब्लड के अंदर है। अब ये जो बिलिरुबिन है, इस बिलिरुबिन को आपका लीवर जो है ब्लड से गेन करेगा, और ब्लड से गेन करके इसको स्टोर कहाँ कर देगा, आपके गाल ब्लैडर में। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बाइल। बात समझ आ रही? अगर ध्यान समझिए फिर से एक बार, जो ओल्ड आरबीसी थी उसको लीवर की जो कुप्फर सेल वो डिस्ट्रॉय करती है। जब लीवर कुप्फर सेल डिस्ट्रॉय करेगी तो उसका हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन का जो है आपके ब्लड का जो रंग है वो लाल होता है, रेड कलर होता है। तो जो हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। हीम इज द पार्ट ऑफ द आयरन। जो हीम है, जो हीम बना, जो बॉडी में यूज होने लायक है वो तो बॉडी में यूज होगा, और जो हीम बॉडी में यूज होने लायक नहीं है वो किस में चेंज हो गया, बिलिरुबिन में। बिलिरुबिन इज अ येलो कलर सब्सटेंस, इट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, वेस्ट सब्सटेंस, जिसको बॉडी से क्या करना है, बाहर निकलना है। ये बिलिरुबिन आपके ब्लड के अंदर है। लीवर क्या करता है, इस बिलिरुबिन को आपके ब्लड से गेन करता है और इसको स्टोर कहाँ कर देता है, आपके गाल ब्लैडर में, इन द फॉर्म ऑफ बाइल। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपके लीवर में कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया और लीवर जो है आपके ब्लड से बिलिरुबिन को नहीं ले पा रहा है, बिलिरुबिन को गेन नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में बिलिरुबिन जो है आपके ब्लड के अंदर ही रह जाएगा। धीरे धीरे जब बिलिरुबिन की परसेंटेज आपके ब्लड में बढ़ती जाएगी तो आपकी बॉडी का कलर जो है येलो होने लगेगा। बॉडी का कलर हल्का येलो होगा, आंखें हल्की येलो होंगी, नाखून येलो होने लगेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, दिस इज द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस, यानी यू आर सफरिंग विद जॉन्डिस। तो जॉन्डिस कैसे हुआ, एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन। इफ एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन प्रेजेंट इन योर ब्लड, दिस येलो कलर बिलिरुबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉन्डिस इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जॉन्डिस के लिए, पीलिया जिसको कहते हैं, जॉन्डिस के लिए जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड बिलिरुबिन। बात समझ में आ रही हमारी? नाउ नेक्स्ट फंक्शन इसका, नेक्स्ट फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ prothrombin and fibrinogen. फाइब्रिनोजन, दो ये जो प्रोटीन है प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, इसको भी कौन बनाता है, आपका लीवर। फॉर्मेशन ऑफ prothrombin and fibrinogen takes place in liver.
लीवर ये दो तरह के प्रोटीन बनाता है, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीन जो है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोआगुलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर ये दोनों प्रोटीन नहीं होगा तो ब्लड का कोआगुलेशन भी नहीं होगा। तो ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करने वाला जो प्रोटीन है उसको भी कौन बना रहा है? आपका लीवर। ब्लड कोआगुलेशन समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कहीं कट गया ब्लेड से या किसी भी चीज़ से कट लग गया तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है तो आप देखेंगे कि 5 से 7 मिनट के अंदर जो है ब्लीडिंग अपने आप क्या होती है? बंद हो जाती है। तो जो ब्लीडिंग अपने आप बंद हो रही है, क्यों बंद हो रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्राम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। अगर ये प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन नहीं होता तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती चली जाती, ब्लड आपका क्लॉट या कोआगुलेट नहीं करता। तो ब्लड का क्लॉटिंग और जो कोआगुलेशन उसके लिए जिम्मेदार जो प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। और प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन को बनाता कौन है? ये लीवर। बस समझ रही है? नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ हिपैरिन। फॉर्मेशन ऑफ हिपैरिन। Heparin is also kind of substance which is prepared from the liver. What is the function of heparin? कहीं कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, 5 से 7 मिनट के अंदर जो है ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, ब्लड कोआगुलेट कर जाता है। तो ब्लड के क्लॉटिंग में जो प्रोटीन मदद कर रहा था वो था प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। लेकिन आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करती है। ये जो ब्लड वेसल्स है, तो जो ब्लड वेसल्स है आपकी पूरे बॉडी में जितनी ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ब्लड क्लॉट कर रहा है? इसलिए क्योंकि आप ब्लड में ये हिपैरिन सब्सटेंस मौजूद है। इट इज एंटी कोआगुलेटिंग सब्सटेंस। हिपैरिन के कारण जो है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ब्लड का कोआगुलेशन नहीं होता है। अगर हिपैरिन नहीं होता तो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड कोआगुलेट कर जाती और आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती। तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के कोआगुलेशन को कौन प्रिवेंट करता है? हिपैरिन। प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन ये क्या करते हैं? ये ब्लड कोआगुलेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ये दोनों कोआगुलेटिंग फैक्टर हैं और ये जो है एंटी कोआगुलेटिंग है, यानी ये कोआगुलेशन को रोकता है और ये दोनों कोआगुलेशन क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों कोआगुलेशन को प्रेरित करते हैं। तो ये कोआगुलेशन के लिए जिम्मेदार है और ये कोआगुलेशन ना हो उसके लिए जिम्मेदार। तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को कोआगुलेट होने से जो सबस्टेंस रोकता है उस सबस्टेंस को हम कहते हैं हिपैरिन। बात समझ आ रही? नो, दिस इज द फंक्शन ऑफ लीवर। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये हम बात कर रहे थे अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम पर। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले रेस्पिरेशन को समझ लिया जाए। रेस्पिरेशन, respiration. This is new topic to all of you. ये आप सभी को लेकर एक नया टॉपिक है। What is respiration? Respiration, respiration वो प्रोसेस है जिसमें सबस्टेंस यानी जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द प्रोसेस इन विच एनर्जी प्रोड्यूस्ड after the oxidation of food materials is called respiration. respiration वो प्रोसेस है जिसमें फूड के ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी से हम सारी एक्टिविटी करते हैं। अगर रेस्पिरेशन ना हो तो हमारे बॉडी के अंदर जो है एनर्जी भी प्रोड्यूस ना हो, और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो हम अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर एनर्जी है तभी हम काम करेंगे, एनर्जी खत्म काम बंद। अगर कोई इंसान के आराम थक गए हैं तो थकावट इस बात को शो करता है कि उसकी बॉडी में एनर्जी कम हो गई है। और एनर्जी मिलती किससे है? एनर्जी जिस प्रोसेस से मिलती है दैट प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। जिस प्रोसेस से लिविंग बीइंग को एनर्जी प्राप्त होती है वो प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन? द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस एंड एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड respiration. The process in which energy
is formed after the oxidation of food materials is called respiration. The process in which energy is formed after the oxidation of food material is called respiration. वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन के द्वारा, वो प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक और टर्म्स है ब्रीदिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? यहां पहले बात करते हैं ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग मीन्स बॉडी के अंदर एयर को ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना, एयर को ले जाना और फिर उस एयर को रिलीज कर देना, ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस. बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को रिलीज करना, ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग. यानी यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ बॉडी के अंदर एयर जाती है और बॉडी से एयर रिलीज होती है, उसमें न तो कोई ऑक्सीडेशन होता है न तो कोई एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस कॉल्ड ब्रीदिंग. बात समझ में आ रही? ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना, ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग. और ऑक्सीजन को लेकर के जिस केमिकल प्रोसेस के द्वारा CO2 का फॉर्मेशन होता है, दैट केमिकल प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. मेरी बात समझ में आ रही है? वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन लेने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के बाद CO2 और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. मेरी बात समझ में आ रही है? ब्रीदिंग क्या है? इसमें ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना. यानी यहाँ पर कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं होगी, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी, यहाँ पर किसी भी तरह की एनर्जी रिलीज नहीं होगी. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और CO2 रिलीज होती है, ये प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस. एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग देयर इज नो एनर्जी रिलीज. जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है उसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, बट सो फार एज ब्रीदिंग इज कंसर्न, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग डज नॉट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द सेल. तो सेल के बाहर जो प्रोसेस हो रही है वो ब्रीदिंग है, सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस. दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना, CO2 को रिलीज कर देना, ये प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग. लेकिन ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना और उस ऑक्सीजन के द्वारा फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होना, CO2 का बनना, ये जो प्रोसेस है, जो केमिकल प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन. बात समझ आई? नो. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. Types of respiration. Respiration are of two types. First, aerobic respiration. And second is called anaerobic respiration. First, aerobic respiration and second is called anaerobic respiration. Aerobic respiration क्या है? बात करते हैं. पहले हम बात करेंगे aerobic respiration पर. Aerobic respiration. Aerobic respiration.
एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एरोबिक यानी ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर के प्रेजेंस में हो। रेस्पिरेशन की वो प्रोसेस जो एयर के प्रेजेंस में होती है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस process takes place in the presence of oxygen. This process takes place in the presence of oxygen. वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है रेस्पिरेशन की, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और उसमें एनर्जी रिलीज होती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। द process in which CO2, water and energy 686 kilocalorie, 686 kilocalorie energy released after the oxidation of glucose after the complete oxidation of glucose molecules is called aerobic respiration. बात समझाई? The process in which CO2, water and 686 kilocalorie energy released after the complete oxidation of food means glucose is called aerobic respiration. यानी वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है इसका रिएक्शन? ये देखिए, C6H12O6, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, 6O2 दिया हमने, ये बन गया 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो गई। बात समझ आ रही? यहाँ देखिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो जब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हो गया, ये स्प्लिट कर गया CO2 और H2 में, और क्या रिलीज हो गई? 686 किलो कैलोरी एनर्जी। तो यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता तो वो कहलाता एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रही है? और ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो याद रखिए रेस्पिरेशन में चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और क्या रिलीज करते हैं? CO2। अक्सर
कुछ बच्चे ये बात कहते हैं, उनसे अक्सर जब पूछा जाता है कि प्लांट जो है रेस्पिरेशन में क्या गेन करता है, क्या रिलीज करता है, तो तुरंत उसका रिस्पांस क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि प्लांट जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में CO2 गेन करता है और ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है, और जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन गेन करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। ये पूरी तरीके से गलत है, ये ध्यान रखिए। इस अर्थ पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इस ऑक्सीजन का यूज करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, CO2। कोई भी लिविंग बींग्स अर्थ पे जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में CO2 गेन नहीं करता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या गेन करते हैं, O2, और क्या रिलीज करते हैं, CO2। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आपसे कोई पूछता है कि प्लांट रेस्पिरेशन में क्या यूज करता है, क्या गेन करता है, क्या रिलीज करता है, तो अपने आप को देखिए, जो आप गेन करते हैं वही प्लांट भी गेन करता है। अरे भाई, आप लिविंग बींग्स हैं तो क्या प्लांट लिविंग बींग्स नहीं है? आप लिविंग बींग्स हैं, आप ऑक्सीजन लेंगे और प्लांट CO2 लेगा। अक्सर ये आंसर बच्चे देते हैं। भाई उनसे पूछा गया कि भाई प्लांट रेस्पिरेशन में क्या लेता, तो फट से बोलते हैं कि प्लांट जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में CO2 गेन करता है और ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है, जबकि ऐसा है नहीं। बात समझ आई? तो जितने लिविंग बींग्स हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या लेते हैं, O2 गेन करते हैं और CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्यों? जितने लिविंग बींग्स हैं सबको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तभी मिलेगी जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा। अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी भी आपको नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर आप वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्क करने की जो क्षमता है उसी को तो एनर्जी कहते हैं। अगर आप इसके पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि अगर आप थके हुए महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। एनर्जी अगर सफिशिएंट है तो कभी आप थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, जो एयर के एब्सेंस में हो, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस takes place in the absence of oxygen. In the absence of oxygen. वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, रेस्पिरेशन की वो प्रोसेस कहलाती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रही है? क्या प्रोसेस है? In this process, CO2, ethyl alcohol and 28 kilocalorie energy released after the incomplete oxidation of glucose। अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जहां पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ आ रही है? तो देखिए यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ये जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये जो प्रोसेस हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, और इस प्रोसेस में क्या क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड,
एथिल एल्कोहल। यहाँ क्या रिलीज हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनर्जी यहाँ कितनी थी? 686 किलो कैलोरी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। यहाँ पर एनर्जी क्या है? वो कम रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर एनर्जी क्यों कम रिलीज हुई? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का नहीं हुआ। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता तो यहाँ पे एनर्जी का अमाउंट क्या होता? वो ज़्यादा होता। बात समझ आ रही है ना? इसका रिएक्शन देखेंगे अगर हम, ये C6H12O6 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 28 किलो कैलोरी एनर्जी। अब जरा दोनों रिएक्शन को ऑब्जर्व करें आप, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को। अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए हमने O2 का इस्तेमाल किया। यानी यहाँ अगर O2 दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखिए ये प्रोसेस जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एनएरोबिक रिएक्शन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रही है? हमारे बॉडी में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। कहाँ पर? मसल्स के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के मसल्स के किसी पार्ट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन क्यों होता है? ऐसा इसलिए हुआ कि कभी आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज बहुत दिनों से आपने नहीं किया था, अचानक आपने एक दिन बहुत एक्सरसाइज किया, तो जितनी ऑक्सीजन बॉडी के उस पार्ट्स तक पहुंचनी चाहिए थी जो कि एक्सरसाइज में यूज हुआ है, जितनी ऑक्सीजन बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचनी चाहिए थी उतना नहीं पहुंच पाया। अगर नहीं पहुंच पाएगा तो वहाँ पर चूँकि बॉडी का वो आर्गन काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा था, एनर्जी तो चाहिए ही, लेकिन जितना ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, लेकिन चूँकि बॉडी वर्क कर रहा है, एनर्जी चाहिए, इसलिए बॉडी को एनर्जी देने के लिए वहाँ पर उस मसल्स या उस आर्गन का जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूट जाता है लैक्टिक एसिड में। और जब लैक्टिक एसिड बॉडी के किसी पार्ट्स में एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, उसी से बॉडी में क्या होता है? पेन होता है, दर्द होता है। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि ऐसा होता है कि आप बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं किए, अचानक एक दिन आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया। जब एक्सरसाइज किया तो आपकी बॉडी में पेन होने लगता है। क्यों पेन हो रहा है? पेन इसलिए हो रहा है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे, अचानक हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया एक्सरसाइज करते समय, तो जो वर्क किए तो जितनी सप्लाई बॉडी के उस पार्ट्स में ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी उतनी सप्लाई नहीं हो पाई। लेकिन बॉडी का वो पार्ट्स ज़्यादा वर्क कर रहा है, अगर ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उसको एनर्जी तो चाहिए ही। अगर एनर्जी चाहिए, लेकिन ग्लूकोज का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जितना वहाँ पहुँचना चाहिए था उतना नहीं पहुँच पा रहा है। अगर नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूट जाएगा लैक्टिक एसिड में। यानी यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हुआ लैक्टिक एसिड में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब लैक्टिक एसिड बॉडी के जिस पार्ट्स में बनेगा, जहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा होगा, बॉडी के उस पार्ट्स में काफ़ी पेन होता है, काफ़ी दर्द होता है। तो आपके मसल्स में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये प्रोसेस होती है। और आपकी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बाद जो सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। यहाँ क्या बन रहा है? एथिल एल्कोहल। ह्यूमन बॉडी में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। बात समझ में आ रही है? नो। अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे हो रहा रेस्पिरेशन। Respiration, site of respiration, sorry, mechanism of respiration. तो अगर हम देखें, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, ये पहले कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में,
देखिए ग्लूकोज, जैसे हमने देखा कि रिएक्शन में सीधे ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बन गया, ग्लूकोज से सीधे CO2 और H2 बन गया। वास्तव में ये प्रोसेस ऐसे होता नहीं है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला ग्लाइकोलिसिस एंड सेकंड इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। ये 2 स्टेप जब कंप्लीट होते हैं तब रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस क्या होती है, वो कंप्लीट होती है। जरा ध्यान से देखिए, तो ग्लूकोज से पहले क्या बनता है, पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बन रहा है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये आपका सेल है, जरा देखिए ये सेल है, ये हम न्यूक्लियस दिखा दें, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे यहाँ साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज ये पहुंचा फूड के द्वारा आपके बॉडी के अंदर पहुंचने बाद कहाँ पहुंचेगा, सेल के अंदर। सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचेगा तो ग्लूकोज से इस साइटोप्लाज्म में, दिस पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, सेल का। तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड। यानी ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनने की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही है, वो हो रही है आपके सेल के साइटोप्लाज्म में। और ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी यहाँ बना पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया तो ये पायरुविक एसिड जो है यहाँ से निकल करके पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा तो वहां पर क्रेब्स साइकिल चलेगी, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलेगी। और जब क्रेब्स साइकिल चलेगी तो यहाँ पर CO2 और H2 बनेगा और 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। यही कारण है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहीं पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बात समझ में आ रही है? देखिए पूरी प्रोसेस कैसे हो रही है। पहले क्या होता है, सीधे ग्लूकोज से CO2, H2O या एथिल अल्कोहल नहीं बनता है। क्या हो रहा है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो हो क्या रहा है, यानी पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस एंड सेकंड इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बन रहा है, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो सेल के इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। यानी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस यहाँ हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड। और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अभी देखिए ऑक्सीजन नहीं मिला है, यानी ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज किस में चेंज हो गया, पायरुविक एसिड में। ये प्रोसेस कहाँ हुआ, आपके सेल के साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जो पायरुविक एसिड बना, अब पायरुविक एसिड का जो फ्यूचर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया तो ये पायरुविक एसिड जो है यहाँ से निकल करके पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा तो वहाँ पर चलेगी क्रेब्स साइकिल। यानी यहाँ से जब यहाँ पहुंचा तो किसके प्रेजेंस में हो रहा था, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंचेगा तो यहाँ से निकल करके यहाँ पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब पायरुविक एसिड जब इस साइटोप्लाज्म से निकलकर जब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो पायरुविक एसिड टूट जाएगा CO2 और H2O में और 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस और यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस दिस इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। बात समझ में आई? और अगर किसी कारण से सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाया तो ये पायरुविक एसिड जहाँ बना था, कहाँ पर बना था, ये बना था आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये पायरुविक एसिड जहाँ पर बना था वहीं पर ये टूट जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में और 28 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में। ये जो रिएक्शन है ये कहाँ हो रहा है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एंड क्रेब्स साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन।
यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पार्ट है वो क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। यानी यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिला। फिर अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो पायरिक एसिड जो है अगर इसमें टूट रहा है, लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जो पायरिक एसिड जहाँ पर बना था साइटोप्लाज्म के अंदर वहीं पर ये कन्वर्ट हो जाएगा एथिल अल्कोहल और CO2 में, और 28 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। और अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुँच गया तो पायरिक एसिड इस साइटोप्लाज्म से निकल करके पहुँच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलेगी और ये सबस्टेंस बनेगा। बात समझ में आ रही है? नौ। अब हम बात करेंगे अलग अलग हिंट डालेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट, पहले प्लांट में पढ़ा जाए, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ओके, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।